सुपरफिशियल कि डीप? डीप रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल रिफ्लेक्स तो आपके सेंसरी आउटपुट्स पे चलते हैं, लेकिन डीप रिफ्लेक्स आपके मसल्स पे चलते हैं, तो मसल पावर पे काम करते हैं। तो आपके जितने भी टेंडन रिफ्लेक्स का मतलब क्या, जो नी रिफ्लेक्स है कौन से टेंडन पे चलता है? पटेलर टेंडन पे। तो आपके ये जो पटेलर टेंडन के रिफ्लेक्स हैं, बाइसेप के हैं, ट्राइसेप्स के हैं, नी रिफ्लेक्स, टेंडो एक्लियस रिफ्लेक्स यानी किसका? एंकल का रिफ्लेक्स। तो ये सब आपको या तो अपसेंट या डिप्रेस्ड कब मिलेंगे? जब वीक हो। अपसेंट मतलब कि मसल काम ही नहीं कर, मतलब इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी कि आप मसल की इतनी ज्यादा वीकनेस होगी कि मसल काम ही नहीं कर पा रही, तो अपसेंट हो गए, वरना जनरली डिप्रेस्ड ही होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो सब एक्यूट था। सीवियर फॉर्म में क्या होगा? सीवियर हो गया तो फिर खतरनाक है, वरना एक्यूट में मैंने बोला इतना खतरनाक है नहीं होता। अब सीवियर में मालूम क्या करता है? अब सीवियर में ये आप, मैंने सबसे बड़ी चीज बोली कि आपकी डेथ क्यों होती है? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। ठीक है, तो इन सीवियर केसेस रेस्पिरेटरी, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नर्व को इन्वॉल्व करता है, तो जो नर्व आपके पर्टिकुलर लंग्स को सप्लाई करती है, तो वो नर्व अगर उसकी माइलिन सीट डैमेज होगी तो उसकी वजह से मालूम क्या होगा कि जो लंग्स की मसल्स हैं नॉर्मल, वो वीक हो जाएंगे, और वो वीक हो जाएंगी तो प्रॉपर जब आप सांस लेंगे तो वो एकदम फैल नहीं पाएंगे और वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाएंगे। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की चांस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो सब होते हैं सिर्फ सीवियर फॉर्म में, एक्यूट फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, और इसकी जो वीकनेस है ना, वो जनरली 3 वीक के बाद ही आती है, स्टार्टिंग में वीकनेस नहीं आती। जैसे 3 वीक का मतलब क्या कि आपको सबसे पहले जब ऑनसेट आएगा ना, वो सबसे पहले आपको सेंसरी स्टिमुलेशन नजर आते हैं। सेंसरी में भी सबसे पहले कहाँ नजर आएंगे? टोज में, फुट टोज में, फिर फुट में, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो वीकनेस आपके ओवरऑल फिर बॉडी में नजर आने लग जाए। तो वीकनेस से क्या होगा आपको? आप खुद जानते हो, फ्लैसिडिटी। अगर आज आपकी मसल्स वीक कर दूं मैं, तो आप मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी फ्लैसिड हो जाएंगे आप। तो उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस नजर आने लग जाता है, मगर बहुत सीवियर फॉर्म में। क्यों फ्लैसिड पैरालिसिस नजर आने लग जाता है भैया? क्योंकि मसल इतनी ज्यादा वीक हो पा रही है कि आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे, तो आप फ्लैसिड पैरालिसिस की तरह एक्ट करते हो। और ये वीकनेस नजर आती है आपको जनरली 3 वीक के बाद। स्टार्टिंग में तो सिर्फ सेंसरी सिम्टम्स नजर आते हैं, वो भी टो टू नोज। ठीक है, और ये वीकनेस 50% केसेस में, सीवियर में भी 50% केसेस में देखा है कि इतना हो जाए कि फेशियल वीकनेस प्रेजेंट हो, वरना जनरली नहीं होती। क्योंकि अपन कैसा चल रहा है अगर आप देख रहे हो, तो अपन माइल्ड टू सीवियर चलते जा रहे हैं। पहले अब मैंने आपको माइल्ड सिम्टम्स बताए थे, अब अपन सीवियर की तरफ जाते जा रहे हैं ना, तो फेशियल वीकनेस भी हो सकती है। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज है, क्या कि गुलियन बेयर सिंड्रोम हाइड्रोसेफेलस भी करा देता है। आप बोलोगे सर हाइड्रोसेफेलस? हाँ, क्योंकि अगर आपको गुलियन बेयर सिंड्रोम हो गया तो वो आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को एबनॉर्मली बढ़ा देता है, फालतू का एलिवेट। लेकिन ये बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है। इसलिए जब भी जिनमें गुलियन बेयर सिंड्रोम मिलता है, हम उनका आईसीपी प्रेशर जरूर रेगुलेट करते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेजर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गुलियन बेयर सिंड्रोम के सीवियर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एबनॉर्मली सीएसएफ प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, और सीएसएफ प्रोटीन का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि वो सीएसएफ की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, और एक बार सीएसएफ बढ़ेगा तो आपको हाइड्रोसेफेलस होने के चांस। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोसेफेलस के एक्यूट केस में, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस होगा लेकिन हाइड्रोसेफेलस का भी क्रोनिक नहीं होगा, सिर्फ एक्यूट। क्योंकि मैंने क्या बोला कि गुलियन बेयर सिंड्रोम के क्रोनिसिटी में हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, लेकिन हाइड्रोसेफेलस भी एक्यूट फॉर्म। इसलिए मैंने आपको जब हाइड्रोसेफेलस पढ़ाया था, पूरा लेक्चर डरा यूट्यूब पे नहीं आता तो देख लेना फिर से, कि हाइड्रोसेफेलस के भी एक्यूट फॉर्म में सिर्फ पेप्लियोडीमा हो रहा था, और क्रोनिक में क्या होता था? सनसेट एप्रियंस। अब ये सब क्या है लेक्चर में नहीं याद है तो जाके देखना। पेप्लियोडीमा का मतलब क्या होता था कि स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि सीएसएफ बढ़ रहा है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, जो आपकी आंखों को सप्लाई करती है, वो दबने लग जाती है। इसलिए ऐसे लोगों का विजन कैसा हो जाता है? ब्लड विजन। पेप्लियो इडीमा डेवलप हो रहा है, क्योंकि आईसीपी बढ़ा, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व दबने लगी, इन लोग का विजन ब्लड होने लग जाता है, धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। और यही आगे चल के सनसेट एप्रियंस बन जाती है, जब बहुत ज्यादा आईसीपी बढ़ जाता है। सनसेट एप्रियंस क्या है? हाइड्रोसेफेलस जाना खुलना पूरा अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है, समझना उसको। पूरा लेक्चर हाइड्रोसेफेलस के नाम से डला हुआ है। ऑटोनोमी के, आप देखो ये सीबीएलटी का लेवल तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा कि सिर्फ सेंसरी आ रहा था फीट से हैंड पर, फिर हमने पढ़ा कि आगे चल के पेन आ सकता है, फिर हमने पढ़ा कि वीकनेस नॉर्मली, फिर हमने पढ़ा कि वीकनेस क्या टेंडन रिफ्लेक्स चले अपसेंट हो जाएंगे जब बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई, फिर हमने पढ़ा कि बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई तो कहीं आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ठीक है। फिर 3 वीक के बाद कहीं अगर वीकनेस नहीं रुकी और ज्यादा होगी तो फिर
पैरालिसिस ही हो जाओगे। और पैरालिसिस होने के बाद हमने बोला कि और ज्यादा वीकनेस हुई तो कहीं फेस की मसल इन्वॉल्व हो सकती है। हमने बोला कि और क्रोनिसिटी हो गई तो बोले हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है CSF बढ़ने से। और बोले और ज्यादा क्रोनिसिटी हो गई तो फिर धीरे धीरे करके ऑटोनोमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ऑटोनोमिक मतलब ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में हो जाता है। बोले क्या क्या होगा? अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जितनी चीजें हैं लिख दो, आप लोग होशियार हो। टैकीकार्डिया होने लगी, सब क्या होते हैं? ऑटोनोमस का, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सांस ले, टैकीकार्डिया सॉरी सांस लेना बोल रहा हूँ, हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो एबनॉर्मल हार्ट बीट बढ़ जाती है। जनरली टैकीकार्डिया की जगह आप अरिथमिया लिख के आना, अरिथमिया। आप पूछोगे सर अरिथमिया क्या होता है? ARRTHMIA, अरिथमिया। अरिथमिया का मतलब होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट। इर्रेगुलर, प्रॉपर कुछ लोगों में बढ़ जाती है, कुछ में कम हो जाती है, तो अरिथमिया। ठीक है, अरिथमिया आप लोग लिख के आना। इसमें क्या है? अरिथमिया स्पेल क्या है? ARRHTHMIAS, अरिथमियास। इसका मतलब इर्रेगुलर हार्ट बीट। टैकीकार्डिया की जगह वो वर्ड ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि कभी के कुछ लोगों में कम हो रही, बढ़े ज्यादा हो, या फिर बढ़े भी तो किस स्पीड से बढ़े, तो अरिथमियास वर्ड ज्यादा सूट करेगा। अब ब्लड प्रेशर आपके हाथ में, क्या जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन सिस्टम है सब बिगड़ जाएंगे। आपके मन में जो भी आ रहा है लिख दो, है ना। चाहे फिर वो GIT से रिलेटेड हो, जो भी ऑर्गन से जितने रिलेटेड हो, है ना। टैकीकार्डिया, फ्लक्चुएटिंंग ब्लड प्रेशर, बीपी कम ज्यादा होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन देखा गया यूरिन का, यूरिन वापस आना। आप सोचोगे सर रिटेंशन ऑफ यूरिन भैया क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि इन क्रोनिक केस में ना ADH का लेवल बढ़ा हुआ मिला है। GV सिंड्रोम वाले पेशेंट में ADH। अब ADH क्या होता है? ADH का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। ADH का लेवल बहुत ज्यादा। ADH क्या होता है? एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी डायूरिटिक हार्मोन मतलब ये आपकी यूरिन को क्या करता है? डायूरिटिक नहीं होने देता। डायूरिटिक मतलब क्या? पतला एकदम, जैसे फ्लो बाहर बह जाए। ये एंटी डायूरिटिक। तो क्या होता है हमारी बॉडी में एबनॉर्मल। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर, रिटेंशन और यूरिन की बात कर रहे थे। रिटेंशन इन यूरिन जनरली जब होता है जब ADH हार्मोन एबनॉर्मली बढ़ जाता है। और ये गुलियन सिंड्रोम में देखा गया है कि ADH हार्मोन एबनॉर्मली बढ़ा हुआ मिला है। तो ये मालूम क्या करता है? ये एंटी डायूरिटिक है। डायूरिटिक मतलब क्या? यूरिन को पतला करना, यानी बॉडी से बाहर निकालना। ये एंटी डायूरिटिक है। एंटी डायूरिटिक क्या? जब बॉडी को ये लगता है ना कि भैया कि बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है। आपने कभी कभी इमेजिन करा है कि आप ज्यादा पानी पियो तो बार बार यूरिन जाते हो। आप एक दिन कैसा कभी समय आया बाहर घूमने का, एक दिन पानी नहीं पिया तो हम पूरे दिन यूरिन ही नहीं जाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटी डायूरिटिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वो आपको यूरिन जाने से क्या, आपकी यूरिन नहीं बनने देता। क्यों? कि बॉडी में जितना फ्लूइड है वही उसको मेंटेन करके रखे। तो एबनॉर्मली ADH बढ़ जाता है। भले आप पानी वानी सब पी रहे हो, लेकिन नॉर्मली अगर ADH बढ़ेगा तो क्या होगा कि यूरिन बाहर नहीं जाएगी, और यूरिन बाहर नहीं जाएगी तो एबनॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा होगा, आपके अंदर एडिमा डेवलप होने लग जाएगा, है ना। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब इससे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तीन टाइप है। तीनों टाइप पे अपन हम बात करेंगे, तीनों टाइप पे कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है इसका एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी, AIDP नाम में। एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिटिंग पॉलीरेडिकुलो न्यूरोपैथी मोस्ट इंडिया में नहीं होता, ये मोस्ट कॉमन मिलता है US में। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी मसल वीकनेस मिलती है। इसका मोस्ट कॉमन साइन, अगर आपको सिर्फ गुलियन बेल सिंड्रोम में सिर्फ मसल वीकनेस दिख रही है तो वो AIDP का साइन है। वो मतलब गुलियन बेल में जो AIDP टाइप है वो हुआ है, ठीक है। और जब मसल वीकनेस होगी और वो स्टार्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर आपके बॉडी में सिर्फ मसल के इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और वो भी आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी पहले पैरों में फिर ऊपर धीरे धीरे करके से वीकनेस नजर आ रही है, तो आपको AIDP हुआ है, ठीक है। और ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और बताता हूं जो इसमें नहीं लिखी हुई है कि इसमें कौन से बॉडी के इम्यूनिटी होती है। इसमें टी सेल्स हमारे बॉडी के ऑटोइम्यून बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑटोइम्यून यानी टी सेल्स हमारे बॉडी की माइलिन सीट को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से सेल्स? टी सेल। तो एक्यूट के बारे में क्या क्या पढ़ा? ये टी सेल्स खराब करते हैं। टी सेल्स आपकी माइलिन सीट को खराब करते हैं, यानी क्या? टी सेल्स डैमेज माइलिन सीट इन दी AIDP
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये यूएस में बहुत कॉमन है, इंडिया में नहीं है। मोस्ट कॉमन इसमें मसल वीकनेस होती है और वो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, ये हमारा था पहला टाइप ईआईडीपी, है ना। और स्प्रेड, और क्या बॉडी से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। कौन से डैमेज होते हैं इसमें कौन से डैमेज इन्वॉल्व करते हैं? टी सेल्स मीडिएट मैक्रोफेजेस, यानी टी सेल मैक्रोफेजेस को रिलीज करते हैं और वो आपकी माइलिन सीट को खाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किसके लिए? ये हमारा था एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिटिंग पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी यानी ईआईडीपी के लिए। दूसरा होता है मिलर फिशर सिंड्रोम। याद रखना, मिलर फिशर सिंड्रोम दो नाम में भी, 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। मिलर फिशर सिंड्रोम में क्या होता है? ये गुलियनबर्ग का ही टाइप है, ये मोस्ट कॉमन है इंडिया में, इसलिए आप इसलिए इसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मिलर फिशर सिंड्रोम 2 मार्क्स में, कॉमन इन इंडिया। ये आपके जनरली पैरल आपकी आंखों की मसल को इन्वॉल्वमेंट करता है सबसे ज्यादा। पैरालिसिस स्टार्टेड इन दी आईज, और आपके और कुछ लोगों में अनस्टेडी गेट भी देखने को मिला है। अनस्टेडी गेट इसलिए मिलता है कि पैर फंक्शंस प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आगे पीछे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, तो अनस्टेडी गेट भी देखने को मिला है। एसोसिएटेड है, जरूरी नहीं है सब में मिले, मगर अगर सिर्फ आपकी आंखों की मसल एबनॉर्मली पैरालिसिस में जा रही है तो आपको मिलर फिशर सिंड्रोम हो सकता है इन गुलियर-बेयर सिंड्रोम। और ये मोर कॉमन एशिया, और एशिया में भी मोर कॉमन किसमें? इंडिया में। ठीक है, जनरली लिम्स में कोई वीकनेस नहीं मिलती। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ नो वीकनेस नहीं, जनरली नो वीकनेस लिखा करो, क्योंकि बायो हमेशा एक्सेप्शन पे ही काम करती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही जाती है। ठीक है, तो जनरली नो वीकनेस इन लिम्ब। आपके आंखों में तो मिलनी है, यानी आंखों की मसल्स अगर डैमेज हो रही हैं सबसे ज्यादा, तो आप बोल सकते हैं कि मिलर फिशर सिंड्रोम है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ये कैसे कि जो आपका ईआईडीपी है वो यूएसए में है, कॉमन यूएस में है, मिलर फिशर आपका इंडिया एशिया में है, और अगर दूसरा भी आएगा अमन और अमसन वो यूएस चाइना जापान में है, ऐसा कैसे? हमें कैसे पता चल रहा है कॉमन है यहाँ पर? और कॉमन है तो क्यों कॉमन है ये तो हमें पता कर लेंगे, चलो यहाँ कॉमन है, लेकिन क्यों कॉमन है, यही क्यों हो रहा है? ये चीज इंडिया में कॉमन क्यों है, यूएस में क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी प्रोजिनी, आप पैदा हुए तो आपके दादा परदादा सब इंडिया में ही तो थे। मतलब इसका कि ये जो ऑटोइम्यून होता है, मैंने कहा ना, ये फैमिली से चल के आता है, तो आपका पूरा परिवार यही है। जनरली मोस्टली आपका पूरा परिवार, मैक्सिमम लोग, इंडिया का मैक्सिमम परिवार इंडिया में ही उसके दादाजी थे, परदादा थे। तो जो भी अब ये चीज क्या चलती आ रही है जेनेटिक, तो इसीलिए इंडिया में मिलता है। यूएस वालों में जो अब सीधी सी बात है कि चाइनीज लोगों की आंखें छोटी क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि उनके जीन में है उनकी आंखें छोटी होना, इंडिया वालों की नहीं होती। यूएस वालों का कलर गोरा क्यों है, इंडिया वालों का कैसा, क्या बोलते हैं, कैसा ब्रिटिश क्यों है ना। साउथ अफ्रीका वालों को ब्लैक क्यों है? क्योंकि उनके जीन में है। वो वहीं पर क्यों, अपन ऐसा क्यों नहीं बोलते कि इंडिया, ये साउथ अफ्रीका वाले इतने ज्यादा ब्लैकिश है, वो इंडिया में क्यों नहीं है? अफ्रीका वाले, है ना, सिर्फ अफ्रीका, तो क्यों नहीं? क्योंकि उनके वो जीन में है, क्योंकि उनकी प्रोजनी वहीं चली है। तो इसीलिए मिलर फिशर इंडिया में इतना कॉमन है, क्योंकि प्रोजनी यहाँ इनकी चली है। ठीक है, थर्ड वन होता है, थर्ड वन में ध्यान रखना, अमन और अमसन से याद करना। अमन मतलब एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमसन मतलब एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल एंड न्यूरोपैथी। अब बोलो इसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ 2 चीजों का अंतर है। एक तो जो एक्यूट है, मोट, इसमें क्या एक्सोन इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी थर्ड फॉर्म इज अ मोस्ट सीवियर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोन इन्वॉल्वमेंट में आ गई। अभी तक आपकी माइलिन सीट इन्वॉल्व थी, और मैंने आपसे कहा था कि माइलिन सीट जब पूरी तरीके से चली गई तो एक केस ऐसा भी आता है कि माइलिन सीट धीरे धीरे करके आपके एक्सोन भी इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाता है। और एक्सोन अगर एक बार इन्वॉल्वमेंट में आ गए सर, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपकी पूरी की पूरी डेथ ही होना 100% तय है न्यूरॉन की। ठीक है, फिर हमारी रीजनरेशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सिर्फ माइलिन सीट जाती है तो स्वान सेल्स उन्हें द्वारा बना लेते हैं, मगर एक्सोन चले गए तो फिर काम बहुत मुश्किल है। तो यहाँ एक्सोन ना इन्वॉल्वमेंट में आ गए। अब इसके 2 टाइप कैसे हैं कि सिर्फ अगर आपकी मोटर नर्व की एक्सोन जा रही है, सिर्फ मोटर नर्व के एक्सोन जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, यानी ये अमन एक्यूट है, लेकिन सिर्फ मोटर नर्व के एक्सोनल जा रहे हैं। और वहीं अगर मोटर और सेंसरी दोनों नर्व के एक्सोन चले जाएं तो उसे अमसन बोलते हैं, AMSAN, यानी एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसमें बस क्या होगा, इसका एक सीवियर फॉर्म हो गया, एक्सोन इन्वॉल्वमेंट में हो गए, और एक्सोन सिर्फ मोटर नर्व के इन्वॉल्वमेंट में आ रहा है तो उसे अमन बोलिए, और मोटर सेंसरी दोनों के आ रहे हैं तो उसे अमसन बोलिए। ठीक है, और मैंने आपको ये बताना भूल गया, मैंने पहले वाला बताया ना कि टी सेल्स से था, कौन सा वाला टी सेल से था? EIDP, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिटिक पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी। वहीं आपका जो मिलर फिशर होता है ये भी आपका टी सेल से ही चलता है।
कौन से? टी सेल्स से। इसे भी टी सेल्स ही डैमेज करती हैं। जब हमारे टी सेल्स हमारी बॉडी को डैमेज करने लग जाएं तो मिरर फिशर में भी टी सेल होता है। मगर अब ये इसको तो अलग होना चाहिए ना, क्योंकि उन दोनों में तो टी कर रही, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें टी सेल्स नहीं, इसमें कुछ अलग हो रहा होगा। तो अभी तो एक्सोन इन्वॉल्वमेंट में आ गया, तो इसमें कुछ खतरनाक होना चाहिए, तो इसमें आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। उन दोनों में तो सिर्फ सेल्स ही इन्वॉल्वमेंट में थे, यहाँ तो इम्यूनिटी पढ़े ना, गैमडे पढ़ा ना, गैमडे क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई। 5 इम्यूनोग्लोबिन होती है ना, तो उसमें से जो हमारी आईजी एंटीबॉडी है, आईजीजी का काम क्या है कि वो नॉर्मल बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन ये हमारी बॉडी की यानी आईजीजी इन्वॉल्वमेंट में आ गई है, तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर देती है कि एक्सोन को भी इन्वॉल्वमेंट में लेती है। ये लेस कॉमन यूएस में, वो याद मत रखो कहाँ लेस कॉमन है। आप तो इतना याद रखो कि पहली वाली लेस कॉमन थी यूएस में, दूसरी वाली इंडिया में, तीसरी वाली कॉमन होती है चाइना, जापान और मैक्सिको में। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। किसके थ्रू होती है? आईजीजी के थ्रू। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। मोटर एक्सोनल यानी पूरे मोटर फंक्शन चले जाएंगे, काम ही खत्म हो जाएगा भैया। पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस आ गया ना। तो किस में होगा फ्लैसिड पैरालिसिस? सी में तो नजर आएगा फ्लैसिड पैरालिसिस। और किस में? और मोटर सेंसरी, तो फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ सेंसेशन भी पूरे चलेगा, यानी पेशेंट को पेन वेन ये सब फील होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक। कॉम्प्लिकेशन जितनी भी सारी चीज थी उन सबका आप क्रोनिसिटी बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट की डेथ हो सकती है क्योंकि लंग इन्वॉल्वमेंट में आ गए, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है। ये कब आएंगे? जब बहुत सीवियर हो जाएगा। रेजिडुअल नमनेस और अदर सेंसेशन, यानी क्या? रेजिडुअल नमनेस का मतलब क्या? रह रह के नमनेस और अदर सेंसेशन आ रहे, क्योंकि नर्व बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में आ गई। और मैंने आपको बताया था हार्ट और बीपी इन्वॉल्वमेंट में था। क्यों था? कार्डियक अरिथमिया बताया था। अरिथमिया क्यों बताया था? क्योंकि एएनएस डिसफंक्शन होने लगा था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। पीछे ही बता के आ रहा हूं, अभी जस्ट एक पेज पहले ही ऑटोनोमिक सिस्टम डिसफंक्शन होने लग गया था। तो मैंने बताया कार्डियक अरिथमिया, वहां 3 चीज पढ़ के आए थे कि आप कार्डियक अरिथमिया याद कर लेना, इरेगुलर हार्ट बीट, मैंने कहा था टैकीकार्डिया की जगह। दूसरा मैंने कहा था आपको यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, और तीसरा कहा था मैंने कि बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, ठीक है। तो हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम आ गई, और बोबल ब्लैडर फंक्शन भी आ गए कि नहीं आ गए? बोबल ब्लैडर फंक्शन यानी यूरिनरी रिटेंशन क्यों हो रहा था, मैं वो भी बता चुका था। एडीएच का लेवल एबनॉर्मली बढ़ रहा था, ठीक है। पेन तो मैं बता चुका था, लोअर बैक में पेन हो रहा था। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉम्प्लिकेशन में एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट डेवलप होने लग जाते हैं और प्रेशर सूट। अब ये सब पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऑटोइम्यून का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स पे काम होंगे। तो आपने जितनी ये सारी प्रॉब्लम पढ़ी है इन सब का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाइड्रोसेफेलस पढ़ के आए, पूरा हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट देखो। ब्लड क्लॉट हो रहा है तो क्या दोगे? एंटीकोगुलेंट ड्रग, लो मॉलिक्यूलर वेट, हेपेरिन, वॉरफेरिन, ये सब क्या होते हैं? ब्लड क्लॉटिस होते हैं। क्या दोगे? वॉरफेरिन दे सकते हो, है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे सकते हो, हेपेरिन दे सकते हो, सिंथेटिक हेपेरिन, ये सब आप दोगे। ये क्या ब्लड क्लॉट को कम करेंगे। प्रेशर सोर्स के लिए क्या? स्टॉकिंग्स, मोजे आते हैं ना जो पहना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारे के सारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो ना जाए, प्रेशर सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो जाए, तो स्टॉकिंग्स वगैरह। तो जब ट्रीटमेंट में देखना, जो मैंने बताया यही सब ट्रीटमेंट में ही लिखा होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी के बेस पे होगा। और केवल और केवल 3% लोगों में देखा गया है कि जीबीएस बार बार, एक बार अगर जैसे उसके सिम्टम्स आए और वो फिर लौट के फिर स्पीड में दोबारा वापस आ गया, जैसे आपने थोड़ी बहुत सिम्टम्स को कम करे। क्योंकि देखो एक बार होता है कि ऑटोइम्यून का होता है, एक बार अटैक करा आपने, उसको थोड़ा उस टाइम पे पेशेंट को बचा लिया, तो फिर वो आगे दोबारा उसको नहीं करेगा। आप जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। मगर 3% लोगों में ऐसा देखा कि आपने उसको कंट्रोल भी कर लिया, मगर वो फिर उसका अटैक आ गया, दोबारा रिलैप्स कर गया, ठीक है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम ये बिल्कुल अच्छे से टाइप में पढ़ के आए थे कि 4 डिफरेंट टाइप्स हमने इसी के बेस पे पढ़े थे कि अटैक कैसे हो रहा था। कुछ लोगों में कैसे आ रहा था, आता था फिर रुक जाता आता था, फिर कुछ लोगों में सडन, प्राइमरी, सेकेंडरी से डिफरेंट 4 टाइप्स पढ़ाए थे। याद करना है तो लेक्चर में जाना, यूट्यूब पे पूरा जाके देखो फिर उसे, ठीक है। तो मल्टीपल दोनों का मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे सर? ब्लड टेस्ट करो भैया। ब्लड टेस्ट क्यों करोगे? क्योंकि मैंने कहा था वायरस, बैक्टीरिया ये सबसे ट्रिगर होगा, तो पता करो कि कौन से इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर हो गया, है ना। और जनरली ये डायग्नोस करा जाता है सिम्टम्स आर सिमेट्रिकल, बोथ साइड ऑफ बॉडी में मिलते हैं। इसके सिम्टम्स दोनों साइड की बॉडी में मिलेंगे, ठीक है। डीटीआर और एब्जॉर्प्शन। ब्लड टेस्ट कराओ। स्पाइनल टैपिंग क्या होता है बताओ? लंबर पंचर टेस्ट।
सर लंबर पंचर क्यों कराना? भैया हम बात करके आ चुके हैं कि सीएसएफ यानी इसमें हाइड्रोसेफेलस डेवलप होता था। मैंने कहा था सीएसएफ के लिए सीएसएफ इनिशिएटेड प्रोटीन बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सीएसएफ का लेवल बढ़ जाता है। तो आप स्पाइनल टैप के साथ क्या लिख सकते हो? बोले सर हम इसमें आईसीपी मेजरिंग भी करेंगे, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेजर हम करते रहेंगे, क्योंकि वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा अगर हाइड्रोसेफेलस डेवलप हो गया। तो जिन लोगों में लंबर पंचर करके हम ये पता कर लेते हैं कि सीएसएफ निकाल के उसमें देख लेते हैं कि सीएसएफ की क्वांटिटी, आईसीपी भी बड़ा मिलेगा, प्लस सीएसएफ के अंदर प्रोटीन का लेवल बड़ा मिलेगा। कौन सी? सीएसएफ प्रोटीन का, ठीक है। प्लस डब्ल्यूबीसी वगैरह भी देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि कोई ना कोई स्टार्टिंग में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को एसोसिएट करता है, यानी डब्ल्यूबीसी एंड सीएसएफ ये सब देखने को जीबीएस में देखने को मिलते हैं। और क्या रहेगा? यही मैंने अभी आपको बताया, सीएसएफ प्रोटीन एलिवेट मिलेगा मोस्ट पेशेंट में, ठीक है। सेकंड, और ये जनरली कब मिलेगा? सेकंड और थर्ड वीक में। आप सर बोलोगे सेकंड थर्ड वीक में क्यों? क्योंकि मैंने कहा था हाइड्रोसेफेलस क्रोनिक फॉर्म में होता है, तो आप जनरली फर्स्ट सेकंड वीक में हाइड्रोसेफेलस जैसा कुछ डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये सब जब बहुत पेशेंट की क्रोनिक लेवल, जब एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो जाता है, उसके बाद ये सब हाइड्रोसेफेलस वगैरह देखने को मिलते हैं। नर्व कंडक्शन टेस्ट कराओगे? नर्व कंडक्शन टेस्ट क्या करेगा बताओ? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बता के आया था कि एवरेज स्पीड होती है हर नर्व की, कितनी होती है? 50 से लेके 60 मिली सेकेंड तक। अब ये भी अलग अलग होती है, याद रखना। एवरेज 50 से 60 होती है, लेकिन अपर लिम्ब के लिए अलग होती है। अपर लिम्ब के लिए होती है 50 से लेके 50 से लेके 65 मिली सेकेंड, और लोअर लिम्ब के लिए होती है 40 से लेके 45। इतना याद रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो इतना याद कर लो कि एवरेज कितनी होती है। एवरेज 50 से लेके 60 मिली सेकेंड, ये याद तो होना चाहिए। एवरेज तो आपको याद होनी चाहिए 50 से 60 मीटर पर सेकेंड, इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, मगर अब इन लोगों में क्या होगा? स्पीड गिर जाएगी। तो ये नर्व कंडक्शन की टेस्ट कराते हैं। इससे में क्या है, आपको नजर आएगी कि जिस जगह की नर्व गई होगी वहां पर ये नर्व कंडक्शन की जो स्पीड है वो कम आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? क्योंकि माइलिनेटेड चली गई तो वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं कर पा रही हैं, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। यानी ऐसे लोगों में आप जो मूवमेंट करेंगे वो कुछ भी तो बहुत धीरे धीरे होंगे, स्लोइंग ऑफ मोटर कंडक्शन यानी फाइंडिंग। इससे ही आपको पता है, ये भी पता चल जाता है कि अच्छा आप अपर लिम्ब चेक करोगे तो बोले अपर लिम्ब में तो प्रॉपर है, यानी अपर लिम्ब की नर्व नहीं गई। लोअर लिम्ब में अच्छा गड़बड़ हो गई, यानी लोअर लिम्ब की नर्व चली गई है। तो इससे आप नर्व कंडक्शन से ये भी पता कर लेते हैं कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्वमेंट में आ गए हैं, है ना। आपको ये तो पता है कि गुलियनबर्ग हो गया, लेकिन कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्वमेंट में, तो नर्व कंडक्शन बता देगा आपको। तो फाइंडिंग ऑफ मल्टीफोकल यानी कौन कौन सी नर्व में डीमाइलिनेटेड होकर रखा है हमें वो पता चल जाएगा। प्लस इससे क्या होता है कि स्लोइंग मोटर कंडक्शन स्लो हो जाता है, तभी तो नर्व कंडक्शन स्लो, कैसा मोटर कंडक्शन स्लो क्या हमें पता चल जाएगा। या फिर कोई कंडक्शन ब्लॉक या प्रोलॉन्ग डिस्टल मोटर लेटेंसी, यानी आप हाथ उठाने बाइसेप फ्लेक्शन की अभी करोगे लेकिन एक बहुत लंबा समय लगेगा। अभी क्या आप करके देखो, आपने सोचा आप तुरंत बाइसेप का फ्लेक्शन कर लोगे, मगर उन लोगों में लेटेंसी पीरियड बढ़ जाएगा। वो सोचेंगे तो तुरंत नहीं कर पाएंगे, एक समय लगेगा। और ये नर्व कंडक्शन और है ना, ये डिफरेंशियल डायग्नोस के लिए होता है, प्रॉपर पता करने के लिए अच्छा यही है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी नर्व कंडक्शन के एसोसिएट पार्ट होता है। इसमें क्या प्रॉपर आप मसल्स जो नर्व चली गई हैं वो किसको सप्लाई करती थी? मसल्स को। तो अब हम मसल्स की स्टडी कर लेते हैं कि मसल चली तो गई है मगर कितने परसेंट गई हैं। नर्व ने इससे ये पता कर लिया अच्छा ये वाली नर्व बाइसेप को सप्लाई करती, तो हमने बोला कि नर्व गई यानी बाइसेप इन्वॉल्वमेंट है। अब बाइसेप भी कितना इन्वॉल्वमेंट में आ गया ये भी तो पता करो। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा लेते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या मसल्स की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि मसल कितनी इन्वॉल्वमेंट में, टू मेजर नर्व एक्टिविटी इन द मसल, है ना। इसमें क्या पता पड़ जाएगा कि आपकी जो मसल रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज्ड मिलेंगी, ठीक है। तो नर्व कंडक्शन में तो ये पता चल गया कि अच्छा बाइसेप की मसल इन्वॉल्वमेंट नर्व इन्वॉल्वमेंट में, लेकिन नर्व इन्वॉल्वमेंट में ठीक है अच्छी बात है, मगर वो बाइसेप भी जो कितनी इन्वॉल्वमेंट में आ गई, क्या 100% है 50 या 30, वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से पता चल जाएगी, क्योंकि मसल की स्टडी से पता चल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट क्यों कराओगे? मैंने अभी बता के आया था आपको पीछे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मैंने बताया, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का एब्नॉर्मल सीक्रेशन बढ़ा हुआ मिलता है बॉडी में भैया, इस वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था। और इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि अगर आईजीजी बढ़ा हुआ मिल सकता है, किसमें बढ़ा मिलेगा? आईजीजी वाला एक्यूट मोटर अमन और अमसन में। और अगर मिलर फिशर में देखोगे तो टी सेल्स बड़े मिलेंगे, और एआईटीपी में देखोगे तो उसमें भी टी सेल्स बड़े मिलेंगे। तो एबनॉर्मली आपको बॉडी में हुआ कुछ नहीं है फिर भी एबनॉर्मली भरे हुए घूम रहे हैं, तो उससे आप क्या बोल दोगे? अच्छा ये बॉडी में जरूरत नहीं है फिर ये कि भरे हुए क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ऑटोइम्यून हुआ है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है कि किडनी में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रीटमेंट पूरा का पूरा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं पूरा बता चुका हूं, सिर्फ सिम्टम पे काम होगा। रेस्पिरेटरी फेलियर है, क्या करोगे?
सपोर्टिव केयर इन आईसीयू विद प्रिवेंशन ऑफ, सपोर्टिव केयर क्या, लंग फेलियर हो गए तो कोरोना में क्या लंग फेलियर ही तो हो रहा है, तो क्या करते हो, आईसीयू में भर्ती कर दो, वेंटिलेशन कर दो, ओटोनो है ना, तो प्रिवेंशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी आईसीयू में एडमिट करो। ओटोनोमिक कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि क्या हो रहा था, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो रही थी, बीपी कम ज्यादा हो रही थी, तो उन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। मैंने बोला ना सिर्फ ट्रीटमेंट उन्हीं के बेस पे होगा। अब क्या करोगे, सेकंड पॉइंट लिखा है कि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो क्या करोगे, कोविड में क्या करते हो, ऑक्सीजन लगा देते हो, बहुत ज्यादा है तो वेंटिलेटर पर डाल देते हो, तो वही है विद रेस्पिरेटरी असिस्टेंट इज लाइकली टू एक्सीड 2 वीक। अगर बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी, अगर लोग को सांस लेने में दिक्कत आ रही तो 2 वीक तक उन्हें वेंटिलेटर पर डला रहने दो, क्योंकि जितना डैमेज होना है उतना हम वेंटिलेटर बचा लेंगे। फिर अगर एक बार एंटीबॉडी रुक जाएगी काम करना अपना, फिर हम पेशेंट को धीरे धीरे करके उसे बचा लेंगे। तो जब तक है तब तक आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ऑटोइम्यूनिटी है, वो काम करेगा तो करेगा। ठीक है, ट्रेक्योटॉमी क्यों करना पड़ जाएगा, वेंटिलेटर लगाओगे कैसे, कोविड के पेशेंट में ही देखते वेंटिलेटर कैसे डालते हो, ट्रेकिया के थ्रू डालते हो पाइप ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो वेंटिलेटर में भी अलग अलग मोड होते हैं, एक मोड होता है वो माउथ के थ्रू लग जाता है, लेकिन जब पेशेंट माउथ काम नहीं करते तो फिर ट्रेकिया में छेद करके वहां से पाइप डाले जाते हैं। तो ट्रेक्योटॉमी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी असिस्टेंस के लिए, है ना। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पेशेंट में क्या मिल रहा था देखने को, क्लॉटिंग, ब्लड क्या मिल रहा था, ब्लड क्लॉट हो रहे थे। तो क्या दोगे, मैं सारा ट्रीटमेंट में बता क्या चुका था, नो मोलिकुलर वेट, हेपेरिन, हेपेरिन बोलते ना, पैरफेरिन, ये सब देने पड़ जाएंगे। क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लड क्लॉट बन रहा था किसमें, कॉम्प्लिकेशन में। और ऐसी कॉम्प्लिकेशन में एक चीज और बढ़ रही थी, प्रेशर सोर्स, तो सपोर्टिव स्टॉकिंग पैड दे दोगे किसके लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। तो सब उसी पे ही काम कर रहे हैं, है ना, एज तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ना बन जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन बेस्ड सिम्टम है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी होती है, जनरली ऑटोइम्यून वाले में होती है। आप बोलोगे सर प्लाज्मा एक्सचेंज क्या होती है, ये कुछ नहीं करते, आपका प्लाज्मा निकाल के नॉर्मल का प्लाज्मा लगा देते। क्यों, क्योंकि आपके प्लाज्मा में तो नॉर्मली इम्यूनिटी बढ़ी हुई है आपकी, टी सेल से आईजीजी इसी में तो बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, बोले आपका प्लाज्मा निकाल देंगे, कमी ना उसलिए नॉर्मल प्लाज्मा लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ी हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी ट्रेवल का इसमें कर रही है प्लाज्मा में। तो आपका प्लाज्मा निकाल के दूसरे का प्लाज्मा चढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मोफेरेसिस। एंटीबॉडी रिमूव हो जाएंगी, कैसे रिमूव होंगी, क्योंकि एंटीबॉडी घूम किस में रही है, प्लाज्मा में घूम रही है, प्लाज्मा को निकाल दो, एंटीबॉडी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा एक्सचेंज सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वालों में प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी हमें चलानी पड़ती है। ठीक है, किसका, प्लाज्मा एक्सचेंज बाय एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन आईबीआईजी। अब आप बोलोगे सर आईबीआईजी क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब ये आईबीआईजी के फायदे देखे गए हैं, आईबीआईजी का मतलब होता है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, ये चढ़ा दिए, आईजी चढ़ाए गए हैं, ये ऐसा देखा गया है कि जो आपकी एबनॉर्मल इम्यूनिटी है, ये अभी रिसर्च में है, प्रॉपर उसमें नहीं, ऐसा देखा गया है कि आईजी इंट्रावीनस अगर इम्यूनोग्लोबिन चढ़ा दो। अब इसमें आईजी बताइए, ये नहीं बताई कि कौन सी, जी के ए के एम के डी के, ये नहीं बताइए, सिर्फ इतना बताया कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन चढ़ाएगी। ये बहुत बड़ी रिसर्च अभी इस पर चल रही है। ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जिनको चढ़ाने की वजह से वो हमारी जो नॉर्मल एबनॉर्मली बढ़ गई हैं, वो जो हमारी माइलिन सीट को खराब कर रही है, उन्हें बचाने में हेल्प करती है। लेकिन ये रिसर्च अभी चल रही है, प्रॉपर इस पे अभी कोई भी इफेक्टिव नहीं आया है। इसलिए बस लिख लेना कि आईबीआईजी चढ़ाई जाती है, यानी इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, लेकिन कौन सी, जी के ए के एम के डी के ई नहीं पता। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। काम क्या करेंगी, बोले सर हमारी जो माइलिन सीट है उनको हमारे जो एंटीबॉडीज एबनॉर्मल बॉडी में बन गई उनसे, उनको मारने से बचाती है। ठीक है, मगर ये अभी भी कुछ लोगों में सक्सेस है, कुछ लोगों में सक्सेस नहीं है। तो सबसे जो मोस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि कॉम्प्लिकेशन पे काम करते हैं, और प्लाज्मोफेरेसिस बहुत कॉमन है। प्लाज्मोफेरेसिस क्या, कि हमारा प्लाज्मा निकाल के दूसरा का प्लाज्मा चढ़ाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा प्लाज्मा निकाल लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा सर, कि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कम हो जाएंगे, लेकिन हमें प्लाज्मा की जरूरत है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप सेम है उसका प्लाज्मा चढ़ा देते हैं। ठीक है, और बाकी सब क्या, एंटीकोगुलेंट मैंने पता ही है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट बन रहे थे। ठीक है, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट। एनाल्जेसिक क्यों देंगे, पेन हो रहा है, फिजियोथेरेपी दे सकते हो, क्यों भैया, फिजियोथेरेपी आपका बहुत बड़ा रोल है। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पूरा फिजियोथेरेपी बताया था कि सबसे बड़ा रोल, और यही फिजियोथेरेपी का भी सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों, क्योंकि मसल वीकनेस हो रही है, आप रोक नहीं सकते इसे, मगर आप क्या, कि आप जो क्रोनिसिटी हो रही है उसको तो कम कर सकते हो। यानी क्या, मसल वीकनेस हो रही है, आप मूवमेंट कराते रहो कराते रहो कराते रहो, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट कराने से मसल क्या, फैटिग वास्टिंग ना हो जाए। तो आप मूवमेंट कराओगे तो भले मूवमेंट तो रुक गया, लेकिन मसल वास्टिंग से तो आप रोक सकते हो ना पेशेंट को।
ये तो मसल वास्टिंग होने की तो कितने लिए फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम होगी, जो फिजियोथेरेपी इसमें बहुत काम आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मैंने बताया था बहुत काम आती है, और इसमें भी बहुत ज्यादा काम आती है, और आप खुद समझ रहे हो कि क्यों काम आएगी। सेंसेशन को ला सकते हो दोबारा, मसल वास्टिंग की तरफ जा रही है उन्हें रोक सकते हो, जो वीकनेस है जिसमें मूवमेंट नहीं रहा मूवमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पर ठीक है, आप फिजियोथेरेपी से इसे रोक नहीं सकते, मगर उसकी जो क्रोनिसिटी का लेवल है उसे थोड़ा कम कर सकते हो, स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो। कि खराब तो होना है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कम से कम खराब हो, है ना। एंटीबायोटिक तो क्यों दोगे, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था तो एंटीबायोटिक दे दो, वायरस हो रहा था तो उसको भी तो ठीक करोगे, जो इन्फेक्शन हो रहा था एंटीवायरल, है ना। कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल थेरेपी भी देनी जब पड़ जाती है। तो ये सब ओवरऑल हमने अगर ट्रीटमेंट देखा अभी तक तो हमें ये समझ आया कि हमने कॉम्प्लिकेशन पे ही काम करे, हमने कहीं भी सिर्फ एक पॉइंट प्लाज्मा पेरिसिस छोड़ के बाकी A to Z ट्रीटमेंट हमने जो पढ़ा वो कॉम्प्लिकेशन पर ही था। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर जीबी सिंड्रोम।